देखिए, विपक्ष सवाल उठा रहा है, अच्छी बात है, उठा रहा है, लेकिन विपक्ष से एक सवाल ये पूछा जाए कि चुनाव से पहले तुम कहां थे। ये ईवीएम का मुद्दा आज का मुद्दा नहीं है, ये ईवीएम का मुद्दा सालों से चल रहा है। आप अगर लोगों की वोटों को संभाल के नहीं रख सकते, आप में इतनी क्षमता नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है, इतनी ताकत आप में नहीं है कि जो जनमानस आपको वोट दे रहा उसे संभाल भी पाओ, उसकी रक्षा भी कर पाओ, तो पब्लिक क्या करेगी। आज जो स्थिति है भारत में, वो स्थिति ऐसी है कि आपको कहीं से भी कोई रिलीफ मिलेगा नहीं, क्योंकि सब जगह वो इनके लोग बैठे हैं। सारी मशीनरी, सारा प्रशासन, अदालतें, सब कुछ उन्हीं के पास है, उन्हीं के सब कुछ है। दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के परिणामों के बाद एक बार फिर से ईवीएम का मामला गर्मा गया। विपक्ष लगातार ईवीएम की जो पूरी तरीके से क्रेडिबिलिटी है उसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं और देश के बड़े बड़े वकील भी इसकी विश्वसनीयता को लेकर के लगातार सवाल उठाते हैं। इस समय हमारे साथ भानु प्रताप सिंह जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। सर, जो रिजल्ट हरियाणा और महाराष्ट्र के आए हैं, क्या कुछ इन रिजल्ट्स को लेकर के आप कहेंगे विपक्ष एक बार फिर से ईवीएम और इलेक्शन कमीशन को लेकर के गंभीर सवाल उठा? देखिए, विपक्ष सवाल उठा रहा है, अच्छी बात है, उठा रहा है, लेकिन विपक्ष से एक सवाल ये पूछा जाए कि चुनाव से पहले तुम कहां थे। ये ईवीएम का मुद्दा आज का मुद्दा नहीं है, ये ईवीएम का मुद्दा सालों से चल रहा है। आज इस जंतर मंतर पर जहां हम बैठे हैं, 26 तारीख को लगभग 2:15 बज रहे हैं इस समय, हम जहां बैठे हैं इसी जंतर मंतर पर 2019 से 30 मई 2019 से हमने आंदोलन शुरू किया। 5 हमने इस जंतर मंतर पर उसी साल में 2019 में आंदोलन किए। देश के लोगों को लगातार हम बताते रहे, बाकायदा हमने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, प्रदर्शन करके दिखाया कि ईवीएम में, वीवीपैट में किस किस तरह से बेईमानी होती है, कैसे धांधली होती है। और उसके बाद इस लोकसभा चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव, इससे ठीक पहले 10 दिसंबर को हमने जबरदस्त तरीके से आंदोलन शुरू किया ईवीएम के खिलाफ, और वो आवाज गांव-गांव तक लोगों तक पहुंची। क्या वो आवाज विपक्ष के कानों तक नहीं पहुंची? क्या विपक्ष को पता नहीं था कि बेईमानी होती है ईवीएम में, धांधली होती है ईवीएम में? जब हमने कहा बार बार विपक्ष को हमारा साथ देना चाहिए इस आंदोलन में, आप कितनी भी, राहुल गांधी कितनी यात्रा करते रहे, मैंने कहा इसमें राहुल गांधी 10 बार धरती का चक्कर लगा लें, बावजूद उसके भी इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे। नतीजा आपके सामने है। लोगों ने जितना वोट दे सकते थे मैक्सिमम वो वोट विपक्ष को दिया, लेकिन आप अगर लोगों की वोटों को संभाल के नहीं रख सकते, आप में इतनी क्षमता नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है, इतनी ताकत आप में नहीं है कि जो जनमानस आपको वोट दे रहा उसे संभाल भी पाओ, उसकी रक्षा भी कर पाओ, तो पब्लिक क्या करेगी। तो विपक्ष जो कह रहा है कि सवाल उठा रहा है, अच्छी बात है, पर आपने पहले करना चाहिए था। जब सेम पित्रोदा जो ओवरसीज में कांग्रेस की, राहुल गांधी जी की मीटिंग सारी कराते हैं, सब कुछ करते हैं, और इनके फादर के राजीव गांधी जी के टेक्निकल एडवाइजर है और संचार क्रांति के वो इस देश में, भारत में जनक रहे, वो उन्होंने कहा कि विपक्ष को इकट्ठा होकर ईवीएम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, सड़क पर आंदोलन करना चाहिए। चलो हमारी नहीं तो उनकी सुन लेते, नहीं हुआ। यहां तक कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ईवीएम से चुनाव वो कराएंगे, ये भी अपने घोषणा पत्र में 2024 के लोकसभा चुनाव में रखा। तो जब आपने अपने उसमें रखा है तो आपका क्या नैतिक बल है? सर, विपक्ष भी क्या करे जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिलने तक का समय विपक्ष को नहीं दे रहा है, तमाम शिकायतें की जाती है, शिकायतों को रद्द कर दिया जाता है। नहीं, कौन है इलेक्शन कमीशन? क्या है वो? कोई भगवान है, ईश्वर है, खुदा है? क्या है वो पब्लिक सर्वेंट है, इस देश के पब्लिक का, जनता का नौकर है वो। और विपक्ष अगर एक नौकर से नहीं मिल सकता तो काय को बैठा विपक्ष में, काय को एमपी बने बैठो? अबे इस्तीफा देके जाओ, अपने घर बैठो आराम से, क्या जरूरत है तुम्हें यहां सब आने की, करने की। विपक्ष को अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट उससे नहीं मिलता है तो सड़क पर आंदोलन करना चाहिए, और इतना जबरदस्त आंदोलन करना चाहिए कि हर कोई पब्लिक सर्वेंट, उसको ये अपनी औकात पता लग जाए कि पब्लिक से अगर नहीं मिलेगा तो पब्लिक क्या कर सकती है। तो विपक्ष को ये करना चाहिए। और अगर आंदोलन नहीं कर सकती, कांग्रेस के बस की नहीं है, राहुल जी के बस की नहीं है, या विपक्ष के बस की नहीं है, तो काय को राजनीति कर रहे हो? घर पे बैठो आराम से। सर, आप कैसे देखते हैं परिणाम, जहां हरियाणा में पूरी तरीके से तमाम सर्वे ने कांग्रेस को जीत दिला दी
आधी थी लगभग, वहाँ पर भाजपा जीत जाती है। जहाँ महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं लोकसभा चुनाव में बुरी हालत से एनडीए गुजरता है और वहाँ पर जो प्रचंड जीत बीजेपी। मैं तो जानता हूं, मैं देखता क्या हूं, मैं तो जानता हूं कि ये सब कुछ ईवीएम की धांधली से हुआ है। बीजेपी की, मोदी की इतनी औकात नहीं है कि लोकसभा चुनाव हो या राज्यसभा या आपके विधानसभाओं के चुनाव हो, एक बार बैलेट पेपर से करवा लो, अपनी औकात उसे पता लग जाएगी, है नहीं है। और ऐसा गुलाम और भ्रष्टाचारी और देशद्रोही जो इलेक्शन कमीशन बना के बैठा रखा है, जो उसकी बात मानते हुए देश के संविधान को कुचल रहा है, सो वो उसके दम पर जीत रहा है। क्या सबको मालूम नहीं है? 14 लाख वोटें बढ़ाई गई हरियाणा में, और जिसकी वजह से उन 14 लाख वोटों को डाइवर्ट करते हैं, जब उनका बाइफर्केशन करते हैं, तो 15,277 वोटें एक विधानसभा सीट पर पड़ती हैं और 50 सीटें इसी 15,000 से कम वोटों से हार जीत हुई है वहां पे हरियाणा में। तो क्या समझ में नहीं आ रहा? और इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं, यानी जो कातिल है, सबको दिख रहा है कि जो कातिल है उस कातिल से फरियाद करने जा रहे हैं, भैया ये कत्ल हो गया है, तू हमें बचा और तैने कत्ल किया है। अजीब बात है। और उसने लताड़ मारी कि यहाँ बेवजह की बातें करके मत चले आया करो। कांग्रेस को यही मारा ना उन्हें, लताड़ यही है उसका भाव कि क्यों अब बेवजह समय खराब करने चले आते हो। और आगे से ध्यान रखना, जो भी बोलो जरा सोच समझ के बोलना, ढंग से बोलना। यार तुम, अजीब बात है ऐसे लोगों के। और ऐसा एक व्यक्ति जो खुलेआम तरफदारी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, आप उसे रोक नहीं पा रहे, तो काहे को विपक्ष में बैठे हो यार? काहे को एमएलए बनने हो, काहे को एमपी बनने हो, तुम काहे को नेता विपक्ष बनने हो? बीजेपी कह रही है, बैठो जाके। बीजेपी कह रही है हिंदू एक होता जा रहा है, एक है तो सेफ नारे को अपना रहा है, बटेंगे तो कटेंगे जैसी बात को मान रहा है, और यही वजह है कि रिजल्ट ऐसे आ जाए। तो ये जितनी बाकी और सीटें ये सारे मुसलमानों ने दिए हैं, ये बाकी जो है सारी, यानी सारे हिंदू मिल गए, उन्होंने तुम्हें वोट दे दी, तो बाकी सब जो है सब उनकी, मुसलमानों की। ये उसका एक तर्क है और ये उसकी एक राजनीति है कि हिंदू मुस्लिम करो, जितना भी कर सकते हो हिंदू मुस्लिम करो, और वो करके आप अपनी सत्ता कायम रखो, और कुछ नहीं है। जो हुआ है, अब धीरे धीरे जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, महाराष्ट्र के आंकड़े जो निकल कर आ रहे हैं, वो सबको चौंकाने वाले आंकड़े हैं जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। और वो आंकड़े क्या हैं कि 7.83% वोटें महाराष्ट्र में बढ़ाई गई। और ये उस सब के बावजूद है कि अभी फाइनल डाटा इलेक्शन कमीशन ने दिया नहीं है, फाइनल डाटा नहीं दिया। केवल 13 तारीख को जो झारखंड में हुआ था उसका केवल डाटा दिया, उसमें भी वोटें बढ़ी हुई हैं, लेकिन महाराष्ट्र का अभी तक फाइनल डाटा दिया नहीं है। पर जो एनालाइज करके आ रहे हैं, आपको मालूम है एक बड़े विद्वान हैं, रजिस्ट्रार रहे हैं, डॉक्टर गर्ग साहब, शायद पंजाब में रहते हैं, उन्होंने, डॉक्टर गर्ग साहब ने पूरा एनालिसिस करके बताया है कि जिस दिन वोटें पड़ी 20 तारीख को, 20 नवंबर को 5 बजे जो इलेक्शन कमीशन डाटा देता है वो है 58.22%। ये वोटें के इतनी वोटें पड़ी हैं, और वही डाटा रात को 11:30 बजे देते हैं तो वो बढ़ के हो जाता है 65.83%। वही डाटा, और वही डाटा फिर बढ़ जाता है, उसमें 1.03% की वृद्धि फिर 21 तारीख को हो जाती है सुबह। और उसके बाद में जब जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें 0.01% और बढ़ जाता है। मतलब ये स्थिति, और फाइनल डाटा अभी दिया नहीं है। और इसकी वजह से जो वोटें बढ़ी हैं, 75,97,000 वोटें इलेक्शन कमीशन ने बढ़ाई हैं महाराष्ट्र में, जिसकी वजह से 101 सीटें ज्यादा जीत के आए हैं। ये 101 सीटें माइनस कर दीजिए, बीजेपी और एनडीए कहां 131 पर सिमट जाएंगे। 130 आप लोग मान क्यों नहीं लेते हैं? मोदी जी के एक विकास मॉडल को लोग पसंद कर रहे हैं, मोदी योगी की जोड़ी को पसंद कर रहे हैं, लगातार हिंदू जो जाग रहा है उसको कहीं ना कहीं क्रेडिट दिया जा रहा है। तो मैं ये मानूं कि हिंदू अब से पहले सो रहा था। अजीब बात है, इस देश में प्रधानमंत्री हिंदू, इस देश में राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, लोकसभा के अध्यक्ष हिंदू, और विधानसभाओं के अध्यक्ष हिंदू, मुख्यमंत्री 99% हिंदू, गवर्नर हिंदू, सेना में हिंदू, पुलिस में हिंदू, प्रशासन में हिंदू, आईएएस ऑफिसर हिंदू, आईपीएस ऑफिसर हिंदू, फिर भी आप कह रहे हो मतलब हिंदू सोया हुआ है। बड़ी अजीब सी बात है यार, मतलब सब कुछ हिंदू के हाथ में है, फिर भी आप कह रहे हो हिंदू जाग रहा, और आप कह रहे हो इसका मतलब यह कि आपसे पहले सो रहा था। हिंदू, मेरी बात सुनिए आप, इस देश में हिंदू कोई दिक्कत खड़ी नहीं कर रहा, हिंदू कोई दिक्कत खड़ी नहीं कर रहा, दिक्कत खड़ी कर रहे हैं ये आरएसएस के मनुवादी मानसिकता के लोग। और मैं आपको बार बार कह चुका हूं, ये इसलिए इनका हौसला बढ़ रहा है
कि अदालतें इनके साथ में हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट तक सारी जो अदालतें, जजेस हैं, मैक्सिमम जजेस इनके हैं, इनके साथ में बैठे हैं। इसलिए जो मन में आ रहा है वो ये करते चले जा रहे हैं। चाहे वो संभल का मामला हो, चाहे इससे पहले बहराइच का मामला हो, चाहे हरियाणा का मामला हो, और चाहे यहाँ का मामला हो, हर जगह जहां भी हैं ये मनुवादी मानसिकता के जो लोग आरएसएस के लोग हैं, उनकी वजह से ये सारा सब कुछ हो रहा। और मैं आपको बता रहा हूं, ये कम नहीं है, ये बहुत बड़ा एक सिंडिकेट है। क्या है सिंडिकेट? इस देश में सरकार, इस देश में अदालत, इस देश में मीडिया, पूंजीपति, आरएसएस के लोग और मनुवादी मानसिकता की एक बड़ा सिंडिकेट है, माफिया है। ये सब कुछ माफिया ग्रुप है, इनका सब जगह कब्जा है और सत्ता की हवस इनको इतनी जबरदस्त है कि हर चीज अपने हाथ में रखना चाहते हैं। ये सारे रिजल्ट उसी के अनुसार आ रहे हैं, सब कुछ उसी के अनुसार आ रहा है। जनता और फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज है क्या करे फिर ऐसा, जब आप कह रहे हैं ऊपर से नीचे पूरा सिस्टम एक तरीके से मिल चुका है? मैंने कितनी बार बताया, आपको बता देता हूं, आपके चैनल पर बता देता हूं। जिस समय आज जो स्थिति है भारत में, वो स्थिति ऐसी है कि आपको कहीं से भी कोई रिलीफ मिलेगा नहीं, क्योंकि सब जगह वो इनके लोग बैठे हैं। सारी मशीनरी, सारा प्रशासन, अदालतें, सब कुछ उन्हीं के पास है, उन्हीं के सब कुछ है। तो आज की तारीख में केवल और केवल जन आंदोलन है एकमात्र इस देश को बचाने का उपाय, इस देश की जनता को बचाने का उपाय। इसमें भी लाठियां चल जाती है, डंडे चल जाते हैं, बंदूक चल जाती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है। हमने जो आजादी पाई है, क्या ऐसी पाली आराम से? घर में लेट के सुबह मतलब 7-8 बजे उठे हैं और फिर शाम को जाके 9 बजे सो जाएं, आराम से रोटी खाएं, ऐसे खा लें? देश के कितने ही लाखों लोगों ने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, जान दी, बलिदान दिया, और हर जाति, धर्म, समाज के लोग उसमें थे। अगर बलिदान देने से डर लगता है, अगर सड़क पर आने से डर लगता है, तो सारे जो राजनीति वाले हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, उनसे कह रहा हूं घर में बैठ जाओ, जाके दो इस्तीफा, खत्म, तुम्हारे बस की नहीं है लड़ना। और अगर पब्लिक को भी डर लगता है, पब्लिक भी घर में जाके बैठ जाए। अगर डरोगे तो निश्चित रूप से मरोगे, और मरोगे भी बुरी तरह से, बचोगे कहीं में नहीं किसी भी तरह से। क्योंकि एक शायर ने कहा कि हमने कब्रिस्तान में उनकी भी कब्र देखी जो घरों में दुबक के बैठे थे, उनकी भी कब्रें थी वहां पर। सो आदमी को लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष किए आज जो माहौल चल रहा है, आप इससे नहीं लड़ सकते, इसको बदल नहीं सकते हैं, और ये मैं हर किसी से कह रहा हूं। आखिरी सवाल सर, आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर? हमारी तैयारी पूरी है। आज बाकायदा हम लोग आए हैं, हमने लोगों को बुलाया, देखते कितने लोग आते हैं, घर में से कितने लोग निकल के आते हैं। विशेषकर वकीलों को, वकील साथियों को हमने बुलाया है, पता लगेगी अब आपके सामने ही है। लेकिन हमने इस बात की जो है पूरी प्लानिंग की है, 10 दिसंबर 2024 से ताल कटोरा स्टेडियम में एक बड़ी मीटिंग करके हम महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा चुनाव और इस देश के 2024 के लोकसभा चुनाव, इनको कैंसिल कराने के लिए जन आंदोलन की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ और मुद्दे हैं जो उसमें साथ रहेंगे। ईवीएम का मुद्दा उसमें मुख्य रूप से रहेगा। हम लगातार वो सब काम करने जा रहे हैं। आपके माध्यम से जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं लोगों से यही कहूंगा कि अगर चाहते हो कि देश बच जाए, तुम बच जाओ, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी बच जाए, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बच जाए, तो हमारा साथ दो। ये नेता आपने सारे देख लिए, ये नेता किसी काम के नहीं है। विपक्ष के नेता, जो विपक्ष के नेता इस बात पे बोल नहीं सकते कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी व्यापक धांधली हुई। 4,65,46,884 वोटें बढ़ाई गई, और ये सबूतों के साथ 3 बड़ी एजेंसियों ने सिद्ध कर दिया, जिसमें द वायर था, एडीआर था और वोट फॉर डेमोक्रेसी था। सबूतों के साथ किया ना। लेकिन विपक्ष का एक नेता, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, कोई भी इस पे एक शब्द आज तक बोला नहीं है। अगर उनकी जगह बीजेपी होती ना विपक्ष में, तो इनको सत्ता में 1 सेकंड बैठने नहीं देती, चुप चैन से नहीं बैठने देती। लेकिन विपक्ष का एक नेता बोलता नहीं है। अबे जब तुम, पब्लिक ने तुम्हें वोट दी, तुम उसे नहीं रखा सकते, तुम बोल नहीं सकते, तुम लड़ नहीं सकते, तो काय को राजनीति कर रहे हो? तो हम इन सब को लेकर ये तीनों चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 और 2024 के ये हरियाणा और विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के, इन तीनों को रद्द करके दोबारा से चुनाव कराए जा। देशव्यापी आंदोलन हम 10 तारीख से इसमें शुरू कर रहे हैं, 10 दिसंबर से दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। आप भी आइए, और आपके माध्यम से मीडिया वालों को भी सभा भैया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो भानु प्रताप जी से हम बात कर रहे थे, खास बातचीत, और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो रुकेंगे नहीं, लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे। और अब 10 दिसंबर को बड़ी तैयारी ताल कटोरा स्टेडियम में हो रही है, जहाँ पर विपक्ष से भी पूरी तरीके से अनुरोध किया गया है कि जो ईवीएम का मामला है वो ठहरना चाहिए, उस पर पूरी तरीके से बातचीत करनी चाहिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए 4PM दिल्ली।